नमस्कार दर्शकों, आज के इस खास पेशकश में मैं उत्सव आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, हम जब से इस पृथ्वी पर आए हैं और जब से हमारा विकास हुआ है, ये समझ विकसित हुई है, हम सोचते रहते हैं क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं क्या। इसलिए बहुत सालों से, सदियों से हम लोग बाहरी अंतरिक्ष में इस जीवन की खोज में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में शुक्र ग्रह पे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि जिससे बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को खोजा जा सके। और आज हम इसी पे बातचीत करेंगे और इसी चीज पे बातचीत करने के लिए, इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय लिमे, की जो एक डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट है, स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन। तो और वीनस के एक्सपर्ट है डॉक्टर संजय, आपका स्वागत है। नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ी है, पुणे से जुड़े हैं डॉक्टर सुधा राजामणि मैडम, की जो एक एसोसिएट प्रोफेसर एंड डेप्यूटी टीचर बायोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, पुणे से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर सुधा, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, डॉक्टर संजय, मैं आपसे बात की शुरुआत करना चाहूंगा। आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी अभी कल पिछले महीने एक सुर्खियों में ये रहा कि एक फॉस्फीन गैस पाई गई है शुक्र के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। तो वीनस तो हम जानते हैं कि बहुत सारा हमारे भारतीय संस्कृति में भी वीनस की बहुत महत्ता रहती है। शुक्र और मंगल की बात हम करते रहते हैं। बहुत सारे और माइथोलॉजीज में वीनस ये है, हम कहते हैं कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो अब ये वीनस पे ये जो खबर आई थी, तो इसका महत्व क्या है और किस तरह से हम देखें कि शुक्र ग्रह पे जो सबूत मिले हैं, जो जो खोज हुई है, उसका क्या मायने है, वो हमें बताइए। हाँ, तो पिछले महीने प्रोफेसर ग्रीव्स कार्डिफ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये शोध लगाया। उन्होंने पृथ्वी से दो दूरबीन का प्रयोग करके शुक्र पे फॉस्फीन हो सकती है, ऐसा पता लगाया। तो फॉस्फीन, ये जो वायु है, वो शुक्र जैसे ग्रहों में बनना बहुत मुश्किल है। गुरु और शनि जैसे जो ग्रह है, वो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, वहाँ पे फॉस्फीन उच्च हवा दाब से हो सकता है तैयार, लेकिन शुक्र पे जरा मुश्किल है। तो ये फॉस्फीन का महत्व ऐसा है कि अगर जीवन हो सके पृथ्वी शुक्र पे, तो फॉस्फीन शायद बन सकती है, लेकिन वो फॉस्फीन रासायनिक क्रिया से बन सकता है कि नहीं, यह अभी तक हमको मालूम नहीं हुआ। तो वहीं पे अब जरा ज़्यादा संशोधन करना पड़ेगा। अगर फॉस्फीन की डिस्कवरी सच हो जाएगी, तो इसका प्रभाव बहुत है कि हम अकेले नहीं हैं इस विश्वमंडल में। जी, प्रोफेसर डॉक्टर संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तक तो हमारी जो पॉपुलरली जो हम जानते हैं, सारी खोज की जो दिशा है वो मार्स की तरफ, मंगल की तरफ रही थी। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि 1960 के दशक में कार्ल सेगन ने जब कहा था कि वीनस पे एक जिंदगी हो सकती है, उसके एटमॉस्फेयर में जिंदगी हो सकती है, उसके सरफेस पर भी हो सकती है। बहुत सारी कल्पनाएं की गई, बहुत सारी कहानियां, साइंस फिक्शन भी उस पर बनी है। हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि वीनस कैसा, शुक्र ग्रह कैसा है। उसको तो ऐसा कहा जा रहा है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, और अभी तो वहां पे बहुत ही सल्फ्यूरिक एसिड के बादल और ऐसा कुछ है। तो लेकिन अगर मैं अगर शुक्र की मुलाकात पे जाऊं, उसकी ट्रैवल करने जाऊं, तो मुझे कैसा दिखेगा शुक्र, और सर इतिहास क्या है। लोग कहते हैं कि उस पे पानी भी था बहुत सालों पहले। तो क्या सच्चाई है और क्या हिस्ट्री है इस प्लेनेट की। हमारे सौरमंडल में 3 ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल और शुक्र, कि जिनकी सतह पे पत्थर है। और बहुत बहुत साल पहले इन तीन ग्रहों पे पानी, सतह पे पानी की शक्यता है। लेकिन आजकल शुक्र और मंगल पे सतह पे बिल्कुल पानी नहीं है। और वातावरण बहुत साल पहले तीनों ग्रहों पे कार्बन डाइऑक्साइड का ही था, और थोड़ी नाइट्रोजन। लेकिन आजकल पृथ्वी पे जीवाणु है, वो शुक्र पे भी नहीं है और मंगल पे भी नहीं है। तो ये 3 ग्रह अलग अलग कैसे हो गए और क्यों हो गए, ये अभी तक हमको पता नहीं है।
पृथ्वी का वातावरण है वो जो उसके अनुमान शुक्र का वातावरण बहुत मोटा है और मंगल का बहुत थिन पतला है। बहुत पतला है। जी। तो ऐसा क्यों हो गया? इसकी इसके लिए कुछ कल्पना है। मंगल तो आकार में बहुत छोटा है, पृथ्वी और ग्रह शुक्र आकार में जी। एक जैसे हैं। लेकिन शुक्र पे आजकल गंधक अम्ल के बादल हैं, वो पृथ्वी पे नहीं हो सकते। अगर और पृथ्वी के सल्फर के बादलों में बादल। भी जीवाणु हो सकते हैं और बहुत साल से ये पता लग गया है कि पृथ्वी के जो बादल हैं अगर उनको मेजरमेंट्स करो उनकी तो वहाँ पे जीवाणु मिल जाएंगे। इसरो ने भी एक बलून भेजा था कुछ 20 साल पहले। तो उस बलून में भी उनको ये पता लग गया कि कुछ नए नए जीवाणु उनको बादल में मिल गए। तो शुक्र पे भी ऐसा हो सकता है कि शुक्र के बादलों में अगर गंधकाम्ल के भी हों तो जीवाणु उसमें रह सकते हैं। जी। डॉक्टर सुधा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे साइंस हो सकते हैं ज़िंदगी के तो, लाइफ़ के तो, लेकिन ये फ़ॉस्फ़ीन में ऐसा क्या ख़ास है? और इतनी दूर से धरती से हमने कैसे उसको नाप लिया? मैं तो जहाँ तक जानता हूँ फ़ॉस्फ़ीन बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज़ हो जाती है। तो किस तरह से हमने उसको यहाँ से इतनी दूर से ट्रेस किया और इसका क्या बायोलॉजिकल महत्व है, केमिकल महत्व है जिससे हम कह सकते हैं कि जिंदगी की हाजिर मतलब जिंदगी मतलब कोई लाइफ प्रेजेंट है वहां पे, उसका अनुमान कैसे कर सकते हैं? और वो लाइफ ही है और लाइफ हो सकती है और कुछ और नहीं हो सकता है, वो हम कैसे कह सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फॉस्फीन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक फॉस्फोरस 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ी हुई है। एंड जैसे आपने बताया, फॉस्फीन मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली अनस्टेबल है। वो बहुत जल्दी और चीज़ों के साथ रिएक्ट करके वो कुछ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फॉस्फीन मॉलिक्यूल का सिग्नल अगर रोबस्टली किसी प्लैनेट से हमें मिल रहा है कि उसका सिंथेसिस का प्रोसेस ब्रेकडाउन के प्रोसेस से ज़्यादा तेज हो रही है, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस बायोलॉजी की वजह से हो रही है या कोई नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रही है, ये पता करना थोड़ी बहुत ही मुश्किल बात है। एंड ये फॉस्फीन के सिग्नेचर्स हम कैसे पता कर सकते हैं? पृथ्वी पर बैठ के वी कैन यूज़ व्हाट आर कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स जो हैं ये अलग वेवलेंथ्स में मॉलिक्यूल्स जब लाइट अब्जॉर्ब करती हैं उनको उनका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर होता है, जिसके वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये ऑक्सीजन है, ये फॉस्फीन है। ऐसे ही दो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ किया है इन वैज्ञानिकों ने ये पता करने के लिए कि ये सिग्नेचर फॉस्फीन का है। दीज आर रेडियो टेलीस्कोप्स। एक तो जेम्स वेब टेलीस्कोप है जो हवाई में है और दूसरा है आल्मा टेलीस्कोप विच इज़ इन चिले। एंड इन दोनों टेलीस्कोप के सिग्नेचर्स के मुताबिक पर्टिकुलरली वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में उन्हें ये सिग्नेचर मिला, जिसके रीजनेबल कॉन्फिडेंस से पता चल गया कि फॉस्फीन प्रेजेंट है। अभी ये फॉस्फीन का सिग्नेचर देगा कि ये बायोलॉजिकल सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है या ए बायोलॉजिकल सोर्स से, नॉन बायोलॉजिकल सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है। व्हाट डू आई मीन बाय जो भी फॉस्फीन बनता है प्रिडोमिनेंटली, जो कंपनियों में नहीं बनता है, जो एनवायरनमेंट में बनता है, it is attributed to a biologically derived phosphine। एंड ये बायोलॉजिकली डिराइव्ड फॉस्फीन जो प्रोड्यूस होती है ये उन कीटाणुओं से प्रोड्यूस होती है जो ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। जैसे स्लज, थिक लिक्विड रहता है, उसको सुएज स्लज बोलते हैं। वो स्लज में फर्स्ट फॉस्फीन डिस्कवर किया गया था इन द 1980s। एंड वहाँ पे तो लाइटनिंग नहीं है, क्योंकि लाइटनिंग ऐसा एक सोर्स है जो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच सोर्सेस से अगर फॉस्फोरस मॉलिक्यूल उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होती है, वो रिएक्ट करके इट कैन फॉर्म फॉस्फीन इन रेड्यूस्ड एनवायरनमेंट्स जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं हो। लेकिन सुएज में तो वो तो धरती के नीचे है, एंड वहाँ पे तो लाइटनिंग स्ट्राइक्स नहीं है, वहाँ पे तो भूकंप का एक्टिविटी नहीं है। देन it becomes important to then think about और क्या प्रोसेसेस हैं उन स्लज में जो ये फॉस्फीन गैस बना सकती हैं।
एंड तभी सिस्टमैटिकली सब्सिक्वेंट टू दैट डिस्कवरी बहुत सारा रिसर्च हुआ है थोड़े लैब्स में, यहाँ से कि कीटाणु आर इन्वॉल्व इन दिस। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कीटाणु जो बहुत कम ऑक्सीजन में जिंदा रह सकती हैं, वो अपने मेटाबॉलिज्म को यूज करके जो प्रोसेस है अपने सेल्स में, अपने अणु में, जहाँ पे हम बाहर के अभी प्लांट्स को लेंगे आप, अगर फॉर एग्जांपल वो पानी लेते हैं और दे यूज वाटर एंड सूरज से जो लाइट उसको एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इन सबको यूज करके दे मेक फूड फॉर देमसेल्व्स जो उनको जिंदा रहने के लिए अलाउ करती है, एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस ऑफ using a bunch of reactants to make a bunch of products and to survive is called metabolism. ये जो जी कीटाणु हैं उनके मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो फॉस्फीन बना सकती हैं, लेकिन ये जो बायोलॉजिकल फॉस्फीन जो अर्थ पे बनती है वो 1000 टाइम्स कम अमाउंट में बनती है जितना वीनस में पाया गया है। I think the amount that was detected on Venus is 20 parts per billion, and it is 1000 times lesser than what Ketanu make even on the Earth. So because of this, it became a really exciting result, and it will be extremely important for us to बहुत systematically ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बायोलॉजिकल ऑरिजिन है या ए बायोलॉजिकल सोर्सेज से भी आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया लाइटनिंग स्ट्राइक्स के वजह से अगर फॉस्फोरस एटमॉस्फेयर में है यू कैन हैव जी फॉस्फीन, भूकंप के एक्टिविटी के वजह से यू कैन हैव फॉस्फीन प्रोडक्शन इन दोज काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस, या मीटियोराइट्स जो होते हैं जो अपने प्लैनेट को बम्बार्ड करते हैं, जो एक्स्ट्रा जी सोलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस या रिड्यूस्ड फॉस्फोरस आ सकती है, वो भी फॉस्फीन बना सकती हैं। तो इन सबको जी हमें सिस्टमैटिकली रूल आउट करना चाहिए टू अंडरस्टैंड वेदर बायोलॉजी से बनाया गया है ये फॉस्फीन। हाँ, जी मैम ये एक बात ये भी है कि जुपिटर और सैटर्न में भी हमें फॉस्फीन के मॉलिक्यूल्स मिले हैं, उसको टेस्ट किया गया है, लेकिन तब ऐसी बात क्यों नहीं उठी कि भाई जुपिटर पे भी जीवन हो सकता है, सैटर्न पे हो सकता है, ये वीनस पर इतना शोर क्यों, वीनस के लिए इतना चर्चा क्यों हो रही So I एक will मैं जरा let है? जी जी सर। go ahead Sanjay. बोलना चाहता हूँ कि शुक्र पे जी ज्वालामुखी हैं आजकल भी। ज्वालामुखी होने का बहुत संभव ज़्यादा है, और ज्वालामुखी के साथ फास्फोरस बाहर आ सकती है गंधक के साथ। और बादलों में अगर वो गंधकाम्ल के भी हों, फिर भी बिजली चमक सकती है वहाँ पे। तो बहुत साल पहले, कोई 30-40 साल पहले, जी सोवियत यूनियन ने कुछ जो अवकाशयान भेजे थे शुक्र पे, उन्होंने बिजली चमकने का they were able to detect lightning discharges. So it's possible that it could be done. और शुक्र पे उल्का से भी फास्फोरस आ सकता है बाहर से, लेकिन 20 पार्ट्स पर बिलियन इतना फॉस्फीन बनना मुश्किल है बाहर से आने वाले पत्थर से। तो गुरु और शनि पे जो फॉस्फीन बनता है वो बहुत ग्रहों के अंदर बनता है कि जहाँ पे हवा दाब बहुत ज़्यादा है, वो इतना शुक्र पे नहीं हो सकता। और वहाँ पे तापमान भी बहुत ज़्यादा है। शुक्र का सतह का तापमान है ज़्यादा कोई 750 डिग्री केल्विन या लगभग 450 सेंटीग्रेड है। उससे भी बहुत ज़्यादा तापमान गुरु और शनि के अंदर है। तो वहाँ पे फॉस्फीन बन सकती है, क्योंकि वो ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस की हैं बने हुए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन वो शुक्र पे वैसे बनना मुश्किल है। अगर वो ज्वालामुखी अगर बन सकती है तो शक्यता है, नहीं तो जीवन से बनेगी। और ज़्यादातर एक हिस्सा बताता हूँ कि जो पैसिफिक ओशन में जो एक बेट है नाउरू, वहाँ पे पक्षियों के ड्रॉपिंग से यस नाउ बहुत फॉस्फेट डिपॉजिट्स हैं। यस
यस, तो करेक्ट। बहुत साल छोटे-छोटे तक पहाड़ वहाँ बन पे गए वहाँ ऐसा पे। हाँ हाँ, जी, हाँ, ऐसा ऐसी समझ थी कि वो जो सारा फॉस्फेट डिपॉजिट जो है वो पक्षियों ने बनवाया है। लेकिन वो जी, कुछ साल पहले ये मालूम हो गया कि वो जो फॉस्फेट्स बनी हुई है वहाँ पे वो समुद्र से बनी हुई है। तो शुक्र पे भी जी, ऐसा हो सकता है कि जब बहुत साल पहले सतह पे जब बहुत पानी था तब फॉस्फेट भी बन सकता है उसकी सतह पे, और उस फॉस्फेट से फॉस्फिन बन सकती है, लेकिन किसी ने अभी उसका संशोधन नहीं किया है। क्योंकि संजय अगर मैं पूछूं कि अगर हम मान ले कि वहां पर जीवन है, if the life exists on the Venus, तो what would be its form, उसका उसका स्वरूप क्या होगा, कैसा स्वरूप हो सकता है उस जीवन का। अगर मान ले कि ये फॉस्फीन जो बन रही है वो किसी बायोलॉजिकल सोर्स से बन रही है, तो वो अगर जीवन है तो कैसा हो सकता है। ये तो जीवाणु और बहुत मतलब प्रिमिटिव लाइफ हो सकता है कि वो एक ही सेल हो उसमें, वहाँ पे सेल डिवीजन हो सकता है कि बादलों में, या हमको अभी तक मालूम नहीं है। पृथ्वी के बादलों में भी अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये जीवाणु जो और कीटाणु हमको मिले हैं बादलों में, उनका मेटाबॉलिस होता है कि नहीं बादलों में, ये अभी तक पता नहीं है। क्योंकि वो जो जीवाणु आते हैं वो सतह से आते हैं और बारिश के साथ फिर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो बादल पृथ्वी के ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते हवा में, वातावरण में। लेकिन शुक्र के बादल बहुत अलग हैं कि वो जो हजारों और कई लाख और अब अब्ज साल वैसे हो सकते हैं। तो इसलिए वो जी, जीवाणु वहाँ पे बहुत साल तक रह सकते हैं। जी, जी। डॉक्टर सुधा आपके पास आना चाहूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम पृथ्वी से जीवन की खोज करते हैं तो क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखना चाहते हैं या देखते हैं, क्या तरीके हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जीवन की यहाँ पे संभावना हो सकती है? तो ऐसी कौन-कौन सी बातें होती हैं? जैसे मुझे याद है जब मार्स मिशन भी हमारा गया था, तब उसमें मीथेन के लिए एक सेंसर भी लगा था। तो ऐसी क्या-क्या चीजें हम लोग देखते हैं, कौन-कौन सी वो आप जो कह रही है पॉसिबिलिटीज, सो व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट वुड वी लुक इनटू द स्पेस फ्रॉम अर्थ, कि ये अगर हमें मिल जाए, ये अगर पैरामीटर साइट्स होते हैं तो यहाँ पे जीवन की संभावना है। This particular concept is called biosignature. जी, बायोसिग्नेचर ये ऐसी एक केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉसिल होती है जिसका प्रेजेंस किसी और प्लानिटरी ऑब्जेक्ट में ये साइंटिफिक एविडेंस देता है कि ये एक जीव जीव जी this was produced by a living organism. It यस, provides the solid scientific evidence that this was indeed a process that was facilitated within a living creature. Yeah. So these biosignatures are something that scientists have been talking about them for a long time. ये जो biosignatures होते हैं, ये gases हो सकते हैं, ये molecules हो सकते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसलिए मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को भी इनको इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। लेकिन सबसे फेमस जो बायोसिग्नेचर्स हैं वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का तो प्रिडोमिनेंट लाइफ जो हम पृथ्वी पे देखते हैं वो करेगी। तो ऑक्सीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोसिग्नेचर। द अदर वेरी वेरी क्रूशियल बायोसिग्नेचर इज वाटर, पानी। बिना पानी का तो हम जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। इमर्ज करके इवॉल्व किए उन सब के लिए पानी इज कम्प्लीटली इम्पॉर्टेंट, सुपर क्रूशियल। सो ऑक्सीजन है, वाटर है, जैसे आपने बताया मीथेन इज एन इम्पॉर्टेंट बायोसिग्नेचर। अगर किसी प्लानट के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा रेड्यूसिंग गैस है, रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, तो द काइंड ऑफ गैसेस जो वहाँ पे आपको मिलेंगी वो होंगी मीथेन, वो होगी हाइड्रोजन। एंड अभी जो 1953 में यूरी मिलर का एक वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था जो ये प्रूव किया कि अगर आपके पास ऐसे थोड़े गैसेस और मॉलिक्यूल्स हैं एंड अगर वहाँ पे लाइटनिंग जैसा एक्टिविटी हो सकता है या कुछ हाई एनर्जी सोर्स है जैसे यूवी रेडिएशन,
तो ये मॉलिक्यूल्स अपने आप में इंटरैक्ट करके दे कैन फॉर्म व्हाट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो आपके और मेरे अणु के अंदर हैं। तो फर्स्ट टाइम जी 1953 में एक्सपेरिमेंट में इन्होंने दिखाया कि अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैस, इन जी सबको मिला के हाई टेम्परेचर्स एंड लाइटनिंग के साथ जब आप रिएक्ट करोगे देन यू कैन फॉर्म मॉलिक्यूल्स लाइक अमीनो एसिड्स विच एक्चुअली बिल्ड द प्रोटीन्स इन योर सेल। ऐसे अगर हम सिग्नेचर्स के लिए ढूंढ सकते हैं, अगर कोई और अंतरिक्ष में ऐसी एक प्लानिटरी बॉडी हो जिसपे ऐसे टाइप के आपको मॉलिक्यूलर फॉसिल्स या केमिकल फॉसिल्स जो बायोसिग्नेचर्स हैं मिल सकते हैं, गैसेस हों या छोटे मॉलिक्यूल्स हों, देन यू कैन स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट दैट मे बी that planet can host life as we understand. और हमारी understanding of life, for better or worse, is dictated by the biochemistry that happens in your cells and my cells. जो हम जितना भी हम जीवन के बारे में हम जानते हैं और जी ये processes के बारे में जानते हैं, वो थोड़ा जी constrained है। Maybe there is other rasayan shastra, chemistry that happens outside of this which also might जी lead to life, लेकिन अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है। जी जी डॉक्टर और सुधा, ये आपने कहा कि देयर माइट बी केमिस्ट्री व्हिच वी डोंट अंडरस्टैंड। ये भी हो सकता है जो हम जानते नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कार्बन बेस्ड लाइफ की बात होती है, वैसे कई जगह पे सिलिकॉन बेस्ड लाइफ की भी बात होती है। इट्स आल्सो तो क्या इस पे कुछ अगर प्रकाश आप डाल सके, कुड देयर बी अ लाइफ पॉसिबल सिलिकॉन कार्बन की तरह, सिलिकॉन को यूनिक रख के क्या लाइफ हो सकती है, बन सकती है? See, this is a question that keeps coming up. बहुत सारे outreach talks जब देती हूँ ये वाला एक question प्रश्न आता है। जी Even though silicon can form the same number of bonds with atoms, जो अभी कार्बन जो है can form maximum of 4 bonds with other atoms. सिलिकॉन भी कुछ सिमिलर चीज़ कर सकती है, लेकिन सिलिकॉन एक बहुत ही इनर्ट एलिमेंट है। जितना अभी कार्बन और कार्बन के बाकी सारे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स जो भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिलिकॉन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी एफिशिएंटली बाकी रिएक्शन सकती। तो टू इमेजिन लाइफ टू बी बेस्ड ऑन सिलिकॉन बेस्ड केमिस्ट्री, टू मी थोड़ा बहुत मुश्किल है। श्योरली कार्बन बेस्ड केमिस्ट्री इज मच मोर, अगर हम बाकी प्लैनेट्स में बायोसिग्नेचर्स ढूंढ रहे हैं, यस वी शुड कीप आवर आई फॉर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ, लेकिन ये जो लिमिटेशन है, इनबिल्ट लिमिटेशन है सिलिकॉन बेस्ड मॉलिक्यूल्स की कि वो उनका रिएक्टिविटी कम है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से। तो मुझे लगता है कार्बन बेस्ड लाइफ इज व्हाट माइट हैव इवॉल्व्ड ऑन अदर प्लैनेट्स, गिवन दैट ये जो विश्व आई मीन यूनिवर्स में जो इंटरस्टेलर मीडियम है, जो बाकी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री रसायन हो सकती है, द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स आर द सेम। जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स हैं जो बाकी सारे प्लैनेट में भी पॉपुलेट हो सकते हैं, इट इज़ द सेम। लेकिन ये जो प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार से कितना दूर है, और ये जी प्लैनेट बेस्ड ऑन दैट जो प्रोसेसेस वो सस्टेन कर सकती हैं, उसके मुताबिक जो बड़े मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं वो कंस्ट्रेन उसी के वजह से होता है। तो इन जी ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदर अ प्लैनेट कैन होस्ट लाइफ, हमें पहले वो प्लैनेट के बारे में बहुत कुछ समझना पड़ेगा, उसकी जियोलॉजी के बारे में, उसके जियोकेमिस्ट्री जी के बारे में, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग गेस कि ये प्लैनेट में लाइफ प्रोसेसेस हो सकती हैं या। तो जी आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी एक मैं जी बताना संजय जी, चाहता अब हूँ कि आप अभी सुधा ने बताया कि जीवन के लिए पानी द्रव रूप में की जरूरी है। ये क्यों कि वो पानी जो एलिमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो तोड़ देते जी हैं, तोड़ सकते हैं। तो जी ऐसा ही प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड भी कर सकता है, क्योंकि सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक सॉल्वेंट है। और जी शुक्र सही पे बात। इसकी सतह पे हवा दाब इतना ज़्यादा है और तापमान भी ऐसा है कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सुपर क्रिटिकल स्टेट में है। और उसका क्या परिणाम हो सकता है सतह पे, यह अभी तक हमको मालूम नहीं है। और जी एक और तरीका है कि शुक्र पे जीवन है या नहीं, अगर आपको ढूंढना हो तो कैसा ढूंढें। अगर हम यहाँ से अब इसरो
20-25 साल में एक अवकाशयान शुक्र के पीछे भेजेंगे। अगर उस पे एक वो कोई उड़ान मंच भेजें कि वो जो वातावरण के अंदर चला जाएगा और सतह पे गिर जाएगा, तो जी वहाँ पे अगर कोई सूक्ष्म दर्शक हो या मास स्पेक्ट्रोमीटर हो, तो भी उससे पता लग जाता है कि पता लग सकता है कि जीवन है कि नहीं। रामन स्पेक्ट्रोमीटर की भी जरूरत होगी। तो ऐसा प्रो- विचार चल रहा है और हमको अगली एजेंसीज रॉसकॉस्मॉस, नासा, जैक्सा, इनके पीछे हम लगे हुए हैं कि ऐसे उड़ान मंच भेजो। जी जी आपने कहा तो बहुत सारे एजेंसीज मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है कि इसरो भी एक अपना तैयारी कुछ कर रहा है, अपने शुक्रयान की कुछ हाँ, बात तो कुछ चल 2025 साल रही में। थी। जी 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 उसकी भी कुछ बात चल रही, तो क्या क्या मिशन अभी है? तो अभी तो सब मंगल की तरफ जा रहे थे, ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया, अभी विनस की तरफ जा रहा है। नहीं, मंगल की तो जो सफर जी हो रही है वो तो चलेगी अभी। 3 जी आकाशयान मंगल के पीछे चले हुए हैं। एक चीन से, एक अमेरिका से और यूरोप का 2 साल में जाएगा। वो सतह पे उतरेंगे और फिर ढूंढेंगे जीवन है कि नहीं। लेकिन वो वहाँ ऐसा करेंगे कि वो पत्थरों को पिकअप करके रखेंगे और उसके बाद कोई 10-20 साल पहले बाद एक और अवकाशयान जाएगा और उनको वापस पृथ्वी तक ले आएगा। लेकिन वो पृथ्वी पर नहीं उतरेंगे, जी वो अवकाश में ही रहेंगे और वहीं पे उसका संशोधन करना पड़ेगा। शुक्र के पीछे तो अभी तक इसरो की जो मिशन है वही डेफिनेट मिशन है कि वो 2025 साल में जाएगी। उसके बाद शायद एक नासा की नासा 2 मिशन छोड़ सकती है, प्रक्षेप कर सकती है। एक वेरिटास रेडार है, इसरो जैसा ही रेडार है वो। और उसका एक जी है कि एक गिरने वाला मंच है, डिसेंट प्रोब, दाविंची। जी तो दाविंची को फॉस्फीन है कि नहीं ये कंफर्म करना शक्य है। हमने जी एक पायनियर वीनस प्रोब के डेटा पे देख के पूछा कि फॉस्फीन उस मास स्पेक्ट्रोमीटर के डेटा में है कि नहीं। और लगता है हो सकती है फॉस्फीन फॉस्फीन और कुछ अदर का अगले कंपाउंड्स भी। तो जी इसलिए बहुत इंटरेस्ट आ रहा है शुक्र के पीछे जाने में। जापान में भी एक मिशन की तैयारी हो रही है और उसमें उसका अभ्यास कर रहे हैं कि वो शुक्र पे अकात्सुकी के बाद एक अवकाशयान प्रक्षेप कर सकते हैं क्या नहीं। और नासा और रॉसकॉस्मोस ने एक वेनारा डी का संकल्प किया है, वो शायद 2029 साल में प्रक्षेप हो जाएगा उसका। और ईसा में एनविजन मिशन है, वो 2031 साल में चली जाएगी और उसमें भी एक वो रेडार है, वो जीवन का संशोधन नहीं कर सकती। वेरिटास, एनविजन और इसरो, ये जो तीनों मिशन अवकाशयान हैं, उसमें रेडार है, तो वो जीवन का संशोधन नहीं कर सकती। इसरो हो सकता है कि वो एक फॉस्फीन डिटेक्टर लगा दे उस पे। अगर वो जी लगा दे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसरो के पास ऐसा यंत्र है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं है। जी प्रोफेसर संजय, आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी मंगल ग्रह पर भी पानी के सबूत मिले हैं, 3 लेक मिले हैं दबे हुए। तो उसके बारे में क्या कहना है? एक तरफ एक के हवा में कुछ मिल रहा है, एक किसी की जमीन में। शुक्र के हवा में मिला तो इसकी जमीन में कुछ मिल रहा है। तो इस खोज के बारे में आप क्या कहेंगे? मार्स। हाँ, तो मंगल पे पानी है। ये खबर पिछले 50 साल मैं सुन रहा हूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं है। वो मंगल में जो पानी था वो ग्रह बहुत छोटा होने से ऐसा हुआ कि वो कुछ पानी तो अवकाश में चला गया और कुछ मंगल के सतह के नीचे चला गया।
और वहाँ पे जीवन हो सकता है, लेकिन वो कैसा जीवन है ये किसी को मालूम नहीं है। अगर आप अंटार्कटिक में जाओ तो वहाँ पे भी आपको ऐसे अ, ताल मिल सकते हैं कि जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघल जाती है तो वो जी, जीवन it becomes alive जी, and then it goes dormant in winter. So जी, something similar could be happening on Mars. But the likelihood of detecting current life on Mars is much, much smaller than the possibility that life is present on Venus now in the clouds. ओके, How it got there, we don't know. जी, But you mentioned that Carl Sagan, actually, it was Harold Morowitz who wrote the paper, and Carl was a co author. They had floated the idea without any firm knowledge of what the Venus conditions were like. They were just, it was an academic exercise for them. They were thinking of floating bacteria in the clouds of Venus, and they had to create like balloon-like structure to float. But this was before there was much known about the Venus environment in the 1960s. And so that idea itself is no longer possible. What came after were other people who looked at the environment and they considered the clouds to be a habitable zone. And then 2 years ago, we hypothesized, and Sudha is uh, aware of this discovery because the idea came to me during a field trip to Ladakh. And we hypothesized, myself and my colleagues, that bacteria could have lifted from the surface along with the dust on Venus and went into the clouds and found a habitable niche and are responsible for absorption of solar energy. So that idea triggered many other papers, including a paper just published last month before फिर दो Professor दो साल Green's पहले paper. आपके पेपर जो एस्ट्रोबायोलॉजी जर्नल में पब्लिश हुआ था, तो उसी का निष्कर्ष आप बता रहे थे कि आपका ये कहना है कि सरफेस से बैक्टीरिया उठ के शायद हवा में, और हवा में हाँ फोटोसिंथेसिस या कुछ करके वो अपना मतलब एक सर्वाइवल कर रहे हो, ऐसा हाइपोथेसिस आपके हाँ पेपर का है। जी, हाँ, लेकिन वो जो जीवाणु बने तो वो जब शुक्र पे सतह पे पानी था तब बने थे। और किस तरह से जब ग्रह जब गर्म हो गया तो वो उसकी भाप बन गई। जी, तो तब life would have had to adapt to those extreme conditions. How that जी, happened, we don't know. And whether it was diverse in terms of were many different kinds of bacteria or not, that's the speculation. We don't know that. So I think it would be very critical to understand whether or not phosphine is indeed biologic or is it chemically produced. But we have to go there and ओके। find out first. जी, डॉक्टर सुधा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें होती है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि धरती पे इतनी सारी समस्या है, आप भई अंतरिक्ष में क्यों जा रहे हैं? क्यों ज़िंदगी खोजनी है वहाँ पे? क्यों जानना है हमें हम अकेले की नहीं है? ये मतलब इतना लंबा-लंबा क्यों करना है? तो ये ज़िंदगी की खोज बाहर करना क्यों ज़रूरी है? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल कभी-कभी आ जाता है। हालाँकि ऐसी फ़िल्में देखने में लोगों को बड़ा मज़ा आता है। उनको लगता है कि एलियन कोई ब्लू कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, हमें भी पता नहीं किस कलर का होगा, कैसा होगा। पर ये जिंदगी की खोज बाहरी क्यों है? इससे हम ऐसा तो क्या जान लेते हैं, और क्यों बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं ये अपने अपने ब्रह्मांड में ये जिंदगी की खोज के लिए। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यस अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं इस खोज में, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो हमारी ज़िंदगी इस चीज़ जानने में स्पेंड करते हैं कि अपने पृथ्वी पे ये प्रोसेस हुआ कैसे। तो वन ऑफ द टू एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी, खगोल जीव विज्ञान जो है, उसमें दो एस्पेक्ट्स है। एक है ये समझने की कोशिश कि हमारी पृथ्वी में 4 बिलियन years ago, 4 followed by 9 zeros टाइम के पहले ये केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसे ट्रांजिशन हुआ, वो एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। एंड दैट इज़ व्हाट वी डू, एंड अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट लाइक मी
spend a lot of their time trying to understand that. और तरीके के साइंटिस्ट हैं जो ये खगोल के ब्रॉड अम्ब्रेला में है, जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स जो 4 बिलियन ईयर्स अगो पृथ्वी पे आए थे, जो एक्सोजेनस डिलीवरी बाहर के मीटेराइट्स के साथ आए थे, ये अपने ब्रह्मांड बनते कैसे हैं. अगर we start understanding more and more about how they are made, and we understand quite a bit about how they are made, then the next immediate question is कि अगर ये हमारी पृथ्वी पे आके हमारे पृथ्वी में ये फंडामेंटल रसायन का जो स्पेस है क्रिएट किया जिसमें से बायोलॉजी इमर्ज हुई, अगर ये पृथ्वी पे पॉसिबल था, तो ये बाकी प्लैनेट्स में जहाँ पृथ्वी जैसे हैबिटेबल कंडीशंस हैं वहाँ भी हो सकती है या नहीं. इट बिकम्स एन ऑब्वियस इमीडिएट क्वेश्चन कि अगर अर्थ पे 4 बिलियन years ago chemistry transitioned to and then evolved to a point where we came about humans complex, और कहीं और किसी और planet में जो अपने सूरज के मध्य में चक्कर नहीं मार रही है, but some other exoplanet which is revolving around its own star, जहाँ पे conditions पृथ्वी जैसी हैं, वहाँ पे भी ऐसी चीज हो सकती है कि केमिस्ट्री ने बायोलॉजी में ट्रांजिशन हुआ, फिर उसके बाद लाइफ प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स आए, फिर वो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बने. हैविंग सेड दैट, वैसे एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं वो जानना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे SETI जो है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो यूएस में है, दे आर एक्चुअली लुकिंग टू सी इफ देर आर इंटेलिजेंट civilizations out there that might want to make contact with us. ऐसी रिसर्च हो रही है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च विज्ञान जो है ये समझने की कोशिश कर रही है कि हम वो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो हैं, जो कीटाणु बोलते हैं, विच आर एक्सट्रीमली रोबस्ट, इतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट अगर पृथ्वी पे चेंज हो गया, आप मैं संजय जी नहीं रहेंगे, लेकिन ये कीटाणु रहेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम आर एक्सट्रीमली अडेप्टेबल. वो छोटे हैं तो अडेप्ट क्विकली कर सकते हैं. तो ये ऑर्गेनिजम्स केमिस्ट्री के से फंडामेंटल लाइफ से इमर्ज हुआ, वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि वहाँ से और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैसे इमर्ज हुए. सो दैट इज माई टेक ऑन दिस. इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही. डॉक्टर संजय, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, हम खोज रहे हैं किसी और जगह पे लाइफ को, क्या ये संभव है कि कहीं और भी लाइफ है, वो हमें खोज रही हो? तो इज इट पॉसिबल दैट समवेयर एल्स लाइफ इज देयर एंड दे आर फाइंडिंग अस आल्सो एंड वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट ड्यू टू उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनका भेजने का तरीका अलग हो सकता है. तो ये आपका क्या ख्याल है? आपका मैडम ने भी बताया कि कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म हो भी सकती, और यूएफओ की कहानियां तो बहुत सुनते रहते हैं हम लोग 1940s के टाइम से. तो क्या लगता है आपको कि क्या बाहर से भी कोई हमें ढूंढ रहा है क्या? बताना चाहता हूँ कि एक फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाया था, ड्रेक इक्वेशन, कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितनी क्या शक्यता है कि बाहर और ग्रहों पे जीवन हो सके, इंटेलिजेंट इवॉल्व लाइफ. तो ऐसा ही एक लाइफ इक्वेशन बनवाया है मेरे कुछ साथियों ने. तो उसके अनुमान से शुक्र की शक्यता शून्य नहीं है, लेकिन कम है. मंगल की शक्यता थोड़ी ज़्यादा है, और ग्रहों पे भी शक्यता हो सकती है कि एनसेलाडस, यूरोपा, टाइटन पे भी हो सकती है, लेकिन शुक्र बहुत नज़दीक है. अगर और सितारों के आसपास जो ग्रह हो सकते हैं वहाँ पे जीवन है कि नहीं, ये ढूंढना जरूर है. और वहाँ पे इस संशोधन के लिए बहुत पैसा खर्च हो रहा है आजकल, यूरोप में और अमेरिका में भी. लेकिन ऐसे सितारों के पास जो ग्रह हैं उनका वहाँ पे जीवन हो सकता है कि नहीं, उसका पता करने के पहले शुक्र की क्या स्थिति है या ये पता करना बहुत महत्व है. क्योंकि अगर हम शुक्र को नहीं समझ सकते तो और ग्रहों पे क्या है ये हमको कैसा पता लगेगा, क्योंकि वो इतने दूर हैं कि वो हम वहाँ पे कोई अवकाशयान बिल्कुल भेज नहीं सकते.
जी, वो सब पता लगेगा वो खाली दूरबीन से। और जी, आपने पूछा कि बाहर इंटेलिजेंट लाइफ हो सकता है कि नहीं, मालूम नहीं, बट सो फार दे हैवंट जी, कॉन्टेक्टेड अस। क्योंकि ये जो संदेश जा रहा है आपका दूरदर्शन जी, का और रेडियो का, वो बहुत दूर तक जा सकता है अगर वो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी हो उनके पास कि वो इसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि हो सकता है। और इसलिए मैंने कहा कि आफ्टर दे डिटेक्ट आवर सिग्नल्स मे बी दे से ओके इट्स नॉट वर्थ विजिटिंग अर्थ। क्योंकि सुधा आप कुछ कहना चाहती थी हाँ मैडम सॉरी या प्रोफेसर? आई जस्ट वांटेड टू ऐड, जो भी संजय जी बता रहे थे वो एक प्लानिटरी एंगल से बता रहे थे कि ये प्लैनेट को उसकी जियोलॉजी को समझनी चाहिए, जियोकेमिस्ट्री को समझनी चाहिए। आई थिंक आई हैव टू मेंशन समथिंग वेरी, अभी जब हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज करने में ये जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सारा जो टाइम तभी वर्थवाइल होगा जब हम अपने पृथ्वी पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ठीक से समझें। And I have to tell you this, there is a concept called microbial dark matter. Just like in the cosmos there's dark matter, there is something called microbial dark matter, which essentially means that हम जो पृथ्वी पे कीटाणु उनको भी सिर्फ बहुत 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 कम समझते हैं। देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ देम जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, जिनकी बायोकेमिस्ट्री के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत सारा संशोधन पृथ्वी के इन एक्सट्रीमोफाइल्स पे हो, इन स्पेशल ऑर्गेनिजम्स में हो जो एसिडिटी या बहुत हाई टेम्परेचर्स या बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस को टॉलरेट करें। एंड अगर उनकी बायोकेमिस्ट्री हम बेटर समझने की कोशिश करें तो ये एक्चुअली हमारे ये फ्यूचर स्पेस मिशंस में जो भी हम ये जो इंस्ट्रूमेंट्स भेज रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स भेज रहे हैं, ये जो बाकी सारे हाई एंड डीएनए टेक्नोलॉजी के नए नए टेक्नोलॉजी का सामान जो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, दे विल डू देयर जॉब मच मोर इफेक्टिवली अगर हम ये समझ लें कि धरती के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रोबियल डार्क मैटर है, जी, उसको हम ज़्यादा अगर समझने की कोशिश करें, इट विल फर्दर एड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ इन द यूनिवर्स। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर सुधा कि क्या ये हो सकता है कि कभी ऐसा भी वक़्त आए कि हमें अपना घर छोड़ना पड़े, पृथ्वी छोड़नी पड़े? बहुत सारे लोग हम बात करते हैं, स्टीवन हॉकिंग भी बार-बार ये बात कहा करते थे, अभी एलन मस्क भी उसकी बात करते हैं। तो इज़ इट पॉसिबल कि अ, हमारा अगला घर चंद्र चाँद हो सकता है, मून हो सकता है, मार्स हो सकता है, वीनस हो सकता है। अब ये 500 या 1000 साल की बात हो सकती है, लेकिन क्या आपको ऐसी कोई संभावना दिखती है? एक्चुअली यू नो अगर मैं ना बोलूँगी तो वो झूठ होगा, क्योंकि हम जैसे इस पृथ्वी को ट्रीट कर रहे हैं या इल ट्रीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये एक संभावना नहीं है, ये एक सत्य बन सकता है। We might जी, actually plunder our resources to a point on Earth that Earth will no longer be able to sustain complex life as we हम और देख रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज के वजह से कितने सारे इवेंट्स और भी एक्सट्रीम इंटेंसिटी से हो रहे हैं। हरिकेन्स हैं, टाइफून्स हैं, वो पहले जैसे नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और उनकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इफ़ वी कीप कंटिन्यूइंग to plunder Earth's resources left, right and center, it will become imperative कि हमें एक और घर ढूंढना पड़े। I really hope it never gets to that point, 500 years from now, 1000 years from now, 10,000 years from now, लेकिन it might be a possibility. So at least अगर दूसरा घर नहीं ढूंढना है, एटलीस्ट एक दूसरे प्लैनेट को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर वो प्लैनेट में ये चीज़ है, तो हम एक कॉलोनी कैसे बना सकते हैं जहाँ पे कैन सस्टेन एंड लिव। एटलीस्ट एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के टाइप में हम वापस जाके जाके वापस आ सकते हैं। आई वुड रियली नॉट जी, वांट Prithvi to stop existing the way it is. What would be nice is for us to develop tourist destinations or other kinds of destinations on other planets, like or on our moon, for example, right? But surely we should never get to a point where we have to leave Earth to find another home. ऐसा कभी ना हो, ये मेरी इच्छा है और ये मेरी आशा है। तो ये ऐसी भी टूर नहीं होगी कि आपको फुल पैकेज के साथ मिले, आपको बहुत ही कुछ झेलना होगा। मतलब ये है कि अपना घर सँभाल के रखें, तभी ये बिल्कुल। आप बच पाएँगे, वो आप बात आपने कही।
एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक युवा है, हमें विज्ञान में रुचि रखते हैं, वो देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जिनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। एस्ट्रोबायोलॉजी और प्लैनेटरी साइंस में समझता हूँ ऐसे ही दो सब्जेक्ट है। मैं आप दोनों से बारी बारी से जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज योर जर्नी, और आप कैसे हिंदुस्तान से लेके आप ऐसी जगहों पे पहुंचे, और आज का कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई युवा अगर उसमें कैरियर बनाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, किससे जुड़े, कैसे मिले, कहाँ लिखे, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता रहता है। तो थोड़ा अपने बारे में डॉक्टर संजय आप बताइए। मेरे पिताजी रासायनिक शास्त्रज्ञ थे और उनके पिताजी भी रासायनिक शास्त्र थे। पुणे में उनकी प्रयोगशाला थी 1930 से 1950 55 साल तक। वो पुणे विद्यापीठ बनने से पहले उनका काम चल रहा था संशोधन का। तो वैज्ञानिक बनना मुझे इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन मैं 71 साल में यहाँ पे विस्कॉन्सिन में आया था कि सैटेलाइट मीटियोरोलॉजी पढ़ने के लिए, और मेरे प्राध्यापक थे प्रोफेसर वर्नर सुओमी। वो मैरिनर 10 इमेजिंग टीम के मेंबर थे। तो इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि शुक्र पे काम करूँ मैं, और मैंने उसी में थीसिस लिखा। और उसके बाद मुझे जिम हैंसन ने, वो ग्लोबल वार्मिंग फेमस जिम हैंसन, ही ऑफर्ड मी ए फेलोशिप इन न्यूयॉर्क। तो इसलिए मैं 2 साल न्यूयॉर्क में गया था और तब पायनियर वीनस मुहिम पे काम कर रहा था। और उसके बाद वॉयेजर मिशन पे काम किया मैंने, गुरु से नेपच्यून तक। और फिर शुक्र के पीछे मिशन भेजने के लिए बहुत बहुत हमने प्रपोजल्स लिखे, लेकिन कुछ सफल नहीं हुआ अभी तक। और उसके बाद ईसा की वीनस एक्सप्रेस मिशन पे काम किया, और आजकल मैं अकात्सुकी मिशन पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरी फॉर्मेशन जो हुई वो मुंबई में बनी। वहाँ पे मैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अब आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो रीगल थिएटर के आसपास है, वो जहांगीर आर्ट गैलरी के सामने। तो वहाँ पे जब मैं विद्यार्थी था तब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि टाटा इंस्टीट्यूट में हर मंगलवार को जा सके। प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर गावकर, प्रोफेसर चित्रे, वो वहाँ पे प्राध्यापक थे तब। उसके बाद मैं कानपुर गया और उसके बाद विस्कॉन्सिन में आया था। लेकिन बीच में मुझे तब ये भारत सरकार की नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप की एक मुहिम थी। तो उसमें मुझे ये स्कॉलरशिप मिली कि नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कॉलर। तो इसलिए मैं शास्त्रीय भाग में चला गया, इंजीनियरिंग में नहीं गया। और उस तरीके से मुझे प्रोफेसर राव, वो इसरो के जब चेयरमैन कुछ साल बाद बन गए, तो उनके साथ काम करने की संधि मिली थी। और विस्कॉन्सिन में प्रोफेसर सुमी के साथ काम करने के लिए मुझे बहुत आनंददायक एक्सपीरियंस था। और ये जो पेपर लिखा हमने 2018 साल पहले, वो मुझे बिल्कुल कुछ कल्पना नहीं थी, क्योंकि मैं भारतीय एजुकेशन सिस्टम का विक्टिम हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल में बायोलॉजी बिल्कुल नहीं सीखी मैंने। तो सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मुझे बिल्कुल बायोलॉजी में बैकग्राउंड है, और फिर भी हमने एस्ट्रोबायोलॉजी जर्नल में एक पेपर प्रकाशित किया। लेकिन जब इस अवकाशयानों में काम करना शुरू किया, तब मैंने भूगोल शास्त्र, जियोलॉजी और बायोलॉजी का ज्ञान मिल गया थोड़ा, और मिलाना पड़ा। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो युवा है, जो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है, वो कहाँ जाए हिंदुस्तान में, किससे पूछे, कौन सी वेबसाइट सर्च करे, कौन सी स्कॉलरशिप होती है, क्या कर सकता है, वो कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है? ये तो सुधा राजामणि की जो उनकी जो संस्था है आयसर,
वो तो सबसे अच्छी है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं भारत से बहुत साल से बाहर हूँ, तो मुझे ज़्यादा कल्पना नहीं है कि कहाँ पे। और बहुत यूएसए का बाहर का बता दीजिए, बाहर का बता दीजिए। तो यहाँ पे तो बहुत सारी जगह हैं विद्यापीठें कि जहाँ पे ग्रहों का संशोधन करने के लिए और पढ़ने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इतने हैं कि मैं किसी को एक दो नहीं बता जी, सकता, लेकिन कैलटेक, बर्कली, University of Arizona, then you have plenty of places in Europe, Germany, LC, that ये सुधा राजामणि को मालूम है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन प्लानिटरी साइंस इतना इंटरडिसिप्लिनरी है आजकल जी, कि सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। तो जी, आप तो कहीं भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको जी, कुछ एम्बिशन हो तो आप मार्ग ढूंढ लेंगे। जी, राइट। सब विषय का ज्ञान होना चाहिए। जी, डॉक्टर सुधा आपके पास आना चाहूँगा। आपकी क्या कहानी है? आप कैसे इस एस्ट्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में आप प्रवेश कर चुकी और इतने साल आपने संशोधन किया है, शोध किया है, तो आपका क्या अनुभव है? कैसे इस दिशा में आप आई? तो मेरा स्टोरी जो है वो संजय जी का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मेरे फैमिली में कोई वैज्ञानिक नहीं है। मैं पहली वैज्ञानिक हूँ जो विज्ञान की जिज्ञासा में, यहाँ तो बीन एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, ये जो क्यूरियोसिटी है कि ये जीव जंतु कैसे काम करते हैं, ये कैसी, ये प्लांट्स के लीव्स के शेप ऐसे क्यों हैं, ये इंसेक्ट्स के इतने पैर कैसे हैं, तो ऐसी एक जो जिज्ञासा थी इन सब चीज़ों को जानने के लिए, उसकी वजह से मैंने विज्ञान में डिग्रीज किया, बीएससी किया, एमएससी किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी पहली जो थीसिस है पीएचडी में, वो एक्चुअली आई डिड इट इन एन एरिया ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच रिलेट्स टू ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद यूएस में मैंने अपने पहले पोस्ट डॉक के लिए मैंने यूसी सांता क्रूज में अप्लाई किया, एंड वहाँ पे एक लैब है जहाँ पे ये पर्टिकुलर डिजीज़ में काम हो रहा था, एंड आई एंडेड अप वर्किंग देयर। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प एंड अनप्लैन्ड सेट ऑफ इवेंट्स हुआ जिसकी वजह से मैं ये एस्ट्रोबायोलॉजी या खगोल जीव विज्ञान के एरिया में लिटरली स्टम्बल। एंड वंस आई केम इनटू दिस फील्ड आई फेल इन लव विद द क्वेश्चंस दे वर आस्किंग। हम सब में ये जानने की इच्छा है कि हम कहाँ से आए हैं, और हमारे हमारे पूर्वज वो जो सबसे सिंपलेस्ट आए इस पृथ्वी पे. So this is a question that I think a lot of us ask, right? And we also want to know, is there life elsewhere? So I really got completely amazed by this area, and मैंने इस एरिया में रिसर्च करने का कंटिन्यू किया. फिर उसके बाद मैंने आई वेंट टू हार्वर्ड टू डू सम मोर रिसर्च. एंड जब हार्वर्ड में थी तो मैंने सुना कि इंडिया में एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूट्स अप एंड कमिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका नाम है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, आईसर, विच इज़ वेयर आई एम एट राइट नाउ. एंड आई मेट वेरी, जिनमें ये एक विजन था कि फ्यूचर में जो साइंस है उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे इंस्टीट्यूट्स में होनी चाहिए. तो इसके वजह से मैंने दो आईसर्स में इंटरव्यू दिए थे, एंड दोनों आईसर्स में मुझे जॉब मिला. एंड आई फाइनली एंडेड अप जॉइनिंग आईसर पुणे. एंड ये एक चीज़ मैं युवाओं, I want to tell the youth of the country, that all you have to do to be an astrobiologist is to be completely involved in the area of science that interests you the most. वो रसायन शास्त्र हो सकती है, वो भौतिक शास्त्र हो सकती है, वो जीव शास्त्र हो सकती है. जैसे I had a biology background. You could be interested in any number of different things. You can be interested in geology. All you have to do is make sure that your basics in that area are really strong, after which you can go on to be part of research teams जहाँ पे ये specific questions पूछते हैं कि how did life come about on earth, how is life going to be, is life planet out there. and आप जो पूछ रहे थे कि स्टूडेंट्स कहाँ जाके ये रिसोर्सेस के बारे में समझ सकते हैं, एक्चुअली गूगल में आप जाके एस्ट्रोबायोलॉजी बोलो तो थोड़े बहुत रिसोर्सेस आ जाती हैं जिनमें से आपको ये समझ में आता है कि ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं विश्व में जहाँ पे ये
ये विज्ञान ये पर्टिकुलर एरिया वेरियस एरियाज ऑफ रिसर्च हो रही हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। अगर इंडिया का अगर हम एग्जांपल लेना चाहते हैं, ये जहाँ पे एस्ट्रोबायोलॉजी हो रही है वो बहुत कम जगह पे हो रही है। इट इज़ एन जी अप एंड कमिंग एरिया ऑफ साइंस। अभी वेरी रिसेंटली अमिटी यूनिवर्सिटी में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एस्ट्रोबायोलॉजी एस्टैब्लिश किया। वहाँ प्रॉबली इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एस्ट्रोबायोलॉजी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू कम अबाउट इन इंडिया। बट हैविंग सेड दैट, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जैसे इंस्टीट्यूट्स में या आईआईटीज में या पीआरएल जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज जी हैं वहाँ पे या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एस्ट्रोबायोलॉजी जो है खगोल जीव विज्ञान एक बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, जहाँ you have inputs all the way from cosmology to biology. फिजिक्स से इनपुट्स है, केमिस्ट्री से इनपुट्स है, जियोलॉजी से इनपुट्स है, पेलियंटोलॉजी से इनपुट्स हैं। तो हमारी बैकग्राउंड किसी भी एरिया में हो सकती है, और हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस ट्रेनिंग के बाद इट कैन बी इन एनी ऑफ दिस रेल्म टू अंडरस्टैंड कलेक्टिवली कि एक प्लैनेट में जीवन कैसे इमर्ज हो सकता है। सो यू कैन बेसिकली write to some of us, you can mail to some of us who you think are working in astrobiology in India, and we can help you with further resources. ऐसा नहीं है कि एक वेबसाइट है जहाँ पे सब कुछ हो. We also जी have a website which is out there called astrobiology.guru, जहाँ पे थोड़े इंडियन एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट मिलके थोड़े बहुत रिसोर्सेज वहाँ पे जमाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करें. लॉट ऑफ आउटरीच, तो मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाके टॉक्स देती हूँ जिसमें मैं एस्ट्रोबायोलॉजी के बारे में बात करती हूँ. सो basically I think you should just send a mail out to me and I can try and connect you to some of the resources. If you but Google, there's always Google. Please go say जी astrobiology and you will get some of the fundamental resources that you can explore. जी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा क्षेत्र ये खुला हुआ है दर्शकों, जहाँ पे आप खोज कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही खास चर्चा रही। जीवन का रहस्य अगर हम खोजने निकले तो हम शायद ये जान पाएंगे हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जा सकते हैं। तो ना केवल ये एक जिज्ञासा का विषय है, लेकिन हमारे अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को समझने के लिए भी या उसकी दिशा तय करने के लिए भी ये खोज बहुत जरूरी है। तो दूरदर्शन से जुड़ने के लिए संजय लीमये जी आपका और सुधा राजामणि जी मणि जी आप दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। तो दर्शकों, इसी के साथ इस खास कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।